हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल और उसका जो मेन पार्ट्स था जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनेल्स। आप लोगों को डायग्राम से पता चल रहा होगा सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल का एक कंपोनेंट होता है, सेलुलर कंपोनेंट जिसको कहा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है? द सेलुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब सेल का जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो या तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे या तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और ये स्पेसिफिक फंक्शन भी शो करते हैं। अगर हम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन के बेस पे अगर देखें तो सेल ऑर्गेनेल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला, ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन। ऐसा ऑर्गेनेल्स जिस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन। जिसका कुछ एग्जांपल हैं जैसे राइबोसोम हो गया, साइटोस्केलेटन है, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कुछ होंगे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे जिसपे सिंगल लेयरिंग होता है, जैसे में वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसा होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, इनर और आउटर। एग्जाम्पल के लिए है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं किसी यूकैरियोटिक सेल में। अगर बात करते हैं प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हम एक एक सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कहने का मतलब होता है कि ये क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को जनरेशन करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, अगर इसका अपीयरेंस की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर थर्ड पॉइंट देखें तो दे आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कहाँ होंगे, ऐसे भी पहले बताया गया है कि साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहला क्या हुआ कि पहले ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इसेंशियली फंक्शन एज द सेल्स। इनको सेल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। टर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड्स माइटोस एंड कॉन्ड्रियन से, जिसका मतलब होता है थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स लाइक, या थ्रेड लाइक होंगे या तो ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इसको क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है जो कैपेबल होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में। अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन होता है, रॉड शेप का स्ट्रक्चर होगा। और साइज का बात करें तो इसका साइज क्या होगा, 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्राइजेज होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा। उसमें जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जेल लाइक मटेरियल को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड का। द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड लेयर। और ये दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन एक स्पेस के थ्रू सेपरेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सरफेस को कवर किया रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और पोर्स किसका बना होता है, स्पेशल प्रोटीन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स। क्या होता है, पोरिन्स होते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। उन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दूसरा जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, विस्कस फ्लूइड्स होता है और मिक्सचर होता है किसका, एंजाइम एंड प्रोटीन्स का। एंजाइम और प्रोटीन का ये मिक्सचर होता है। और ये एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस करने में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फंक्शन देखा जाए तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वो प्रोड्यूस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। किसके थ्रू? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दूसरा अगर फंक्शन देखा जाए इंपोर्टेंट, तो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। थर्ड क्या है? प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स को और मल्टीप्लिकेशन को, सेल के मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करेगा ये। और क्या करता है? हेल्प करता है डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल। लिवर सेल में जितने भी अमोनिया होता है उसको क्या करता है? ये डिटॉक्सिफाइंग करता है। और ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ पार्ट्स ब्लड को फॉर्मेशन करने के लिए या बिल्डिंग करने के लिए, और जैसे बहुत से हार्मोन्स होते हैं लाइक एज ए टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और ये क्या करता है? इसका मेन वर्क क्या है कि ये मेंटेन करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ सेल्स। क्या करेगा? कैल्शियम को मेंटेन करता है। जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स का, और ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है? एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो होता है, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कंपोज होता है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स का, जो सेल में प्रेजेंट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करने में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये इसको स्टोरेज ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का प्रोडक्शन करता है, स्टेरॉइड्स का भी प्रोडक्शन करता है, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके अपीयरेंस से ही पता चलता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहता है? राइबोसोम होता है, और ये एसोसिएट होंगे किस चीज के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसका जो शेप होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके रफ अपीयरेंस की वजह से इसका नाम क्या हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स हैविंग सेवरल राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस, हेंस द नेम। इसीलिए इसका नाम सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके सरफेस पे बहुत से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स सिंथेसाइज एंड सिक्रेट, इसका वर्क अब क्या है? इट्स सिंथेसाइज मतलब बनाता भी है और सिक्रेट करता है क्या? प्रोटीन, किसमें? लीवर में। और हार्मोन और अदर सब्सटेंस जो होते हैं उसको कहाँ सिक्रेट करेगा? ग्लैंड्स में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए प्रोमिनेंट सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस हैपन, मतलब ये प्रोमिनेंट होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं है, उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपीयरेंस कैसा होता है? ट्यूबुलर फॉर्म में होगा। इट्स पार्टिसिपेट्स, अब इसका वर्क क्या है? पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्शन ऑफ फास्फोलिपिड, और जो चीफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन है, जैसे फास्फोलिपिड क्या है? चीफ लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन का, और इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर उसमें ये हेल्प करते हैं या इसेंशियल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आते हैं उसको अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स में, स्पेशली द गोल्गी ऑपरेटस। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारा प्रोटीन आते हैं उनको कहाँ? स्पेशली गोल्गी ऑपरेटस में। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन में अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट हम देखेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होगा? लिपिड सच एज ए फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, इनका सिंथेसिस करता है ये। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, इनको प्रोडक्शन करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन और काम है स्टोर और रिलीज कैल्शियम आयन। ये जो कैल्शियम आयन है इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। द मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऑल्सो वाइटल रोल होता है प्रोटीन को फोल्डिंग करने में। क्या करता है? प्रोटीन का फोल्डिंग। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग इज प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग का मतलब हुआ कि जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बाहर किसी स्पेसिफिक सेल पे जाता है, किसी ऑर्गेनेल्स पे जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन सॉर्टिंग। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहां भी आप लोग को प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।